तो ये डॉन, इसका नाम रवि पुजारी है। One of the most wanted underworld don, Ravi Pujari. Ravi Pujari, underworld don Ravi Pujari. Underworld Don Ravi Pujari. Criminal Ravi Pujari. अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से इसकी शुरुआत होती है। इसका मेन काम एक्सटॉर्शन करना था। ऐसे लोगों के ऊपर उसने अटैक भी करवाए और काफ़ी हीनस क्राइम जिसको कहते हैं उसमें हिस्सा लिया इसने। उस समय मैं कर्नाटका के इंटेलिजेंस विभाग का चीफ था। इसको पकड़ पाना एक तरह से मुश्किल हो गया था क्योंकि ये विदेशों से ऑपरेट करता था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं। हिंट आया जिससे ये पता चला कि ये अफ्रीका में है। उस देश में खाना खाने इंडियन रेस्टोरेंट में तो ज़रूर जाता होगा। इस केस को आप कितने साल तक चेस किए थे? ऑलमोस्ट लाइक चेजिंग अ घोस्ट। एक इंसान जो पहली बार किसी अपराध में जाता है, वो जेल से आने के बाद, सजा पाने के बाद कितना प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो दोबारा अपराधी बन जाएगा? ज़्यादातर लोग तो वापस अपराध की दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं। एज ए एसपी आपने कर्नाटका में बहुत सारे रिफॉर्मेशन पे काम किया था। कोई एक घटना बताएंगे जो आपको लगता है कि आपको प्राउड फील करवाता है? कि हिंदुस्तान का पहला रेजिडेंशियल स्कूल बनवाया, जो पुलिस के जो बच्चे हैं हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बच्चे। आज की डेट में जब एआई का दौर आया है, क्या लगता है हमारी पुलिसिंग ज़्यादा एआई इक्विप्ड होगी या क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे करेंगे? एल्गोरिथम का एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में फिर से एक बार आप सारे लोगों का स्वागत है। जोहार है। अभी हाल फिलहाल एक मूवी रिलीज हुई है, धुरंधर। हम सब ने देखा है उसमें कि एक डॉन, एक आईबी एजेंट, एक रॉ एजेंट कैसे वर्क करता है और क्या क्रेज क्रिएट होता है। हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति को अपने गेस्ट रूम में बुलाया जाए जो रियल में धुरंधर हो। तो आज हमारे साथ है कर्नाटका के एक्स डीजीपी और आईपीएस अमर कुमार पांडे। आइए हम स्वागत करते हैं सर, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट ही करेंगे कि रवि पुजारा का केस आपने सॉल्व किया। थोड़ा बताएंगे कि इसको कैसे आपने एड्रेस किया, इस चैलेंज को, डॉन रवि पुजारा के बारे में। तो ये डॉन, इसका नाम रवि पुजारी है। अच्छा। और ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड से इसकी शुरुआत होती है और पहले बड़े लोगों के साथ काम करता था। उसमें दाऊद इब्राहिम हो गए और छोटा राजन हो गए। फिर इसने अपनी एक खुद की कंपनी बनाई, जो अंडरवर्ल्ड की कंपनी बनाई और विदेशों से ऑपरेट करता था। और यहाँ हिंदुस्तान में इसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे। बहुत लोगों को इसने परेशान किया था। उनसे इसका मेन काम एक्सटॉर्शन करना था और साथ में उसकी बात को नहीं मानने पे ऐसे लोगों के ऊपर उसने अटैक भी करवाए और काफ़ी हीनस क्राइम जिसको कहते हैं उसमें हिस्सा लिया इसने और करवाया भी। तो इसकी कहानी की शुरुआत तो बॉम्बे से है, लेकिन इसकी एक्टिविटी कर्नाटक में भी होने लगी और कर्नाटका में कई लोगों को इसकी वजह से बहुत परेशानियां हुई। तो उस समय मैं कर्नाटका के इंटेलिजेंस विभाग का चीफ था और वहाँ सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि इसके बारे में पता करें और पकड़ने का काम करें। तो ये तो बड़ा ही मतलब अपराधी, बड़े लेवल का अपराधी था और ख़तरनाक भी था और इसको पकड़ पाना एक तरह से मुश्किल हो गया था क्योंकि ये विदेशों से ऑपरेट करता था और इसकी जगह के बारे में पूरे हिंदुस्तान में तो किसी को पता नहीं था क्योंकि इसके 200 से ज़्यादा वारदातें तो एफआईआर हैं इसके,
लेकिन सारी पुलिस ट्राई कर रही थी, बॉम्बे की, महाराष्ट्र के, बाकी स्टेट्स की और गुजरात की, केरला की, कर्नाटका की, दिल्ली पुलिस, तो सारी बड़ी पुलिस फोर्सेस इसकी तलाश तो बहुत सालों से कर रही थी। साथ साथ कुछ सेंट्रल एजेंसीज जो हमारे देश की हैं वो भी तलाश कर रही थी इसकी, क्योंकि एक तरह से नेशनल थ्रेट होता जा रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये कहाँ से ऑपरेट करता है और क्या चीज़ है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था। तो इसका एक ही फ़ोटोग्राफ था ब्लैक एंड वाइट का, जो मुंबई पुलिस के द्वारा इंटरपोल में भेजा गया था बहुत साल पहले, और उसके अलावे इसका कोई भी एविडेंस नहीं था सिवाय वॉइस रिकॉर्डिंग के। तो वो एक एविडेंस था। और फ़ोटो भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, मतलब फ़ोटो कॉपी पे था वो। और छोटा सा पोर्ट्रेट रहता है, जो कोई अपराधी जब पकड़ा जाता है तो उसकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज से भी छोटा ही समझिए, वो लगाते हैं उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे, तो वैसे ही फ़ोटो था। तो वहाँ से मुझे काम शुरू करना पड़ा, मैंने काम शुरू किया और फिर एक लंबी कहानी है कि इसको कैसे हमने पकड़ा। हाँ, थोड़ा बताएंगे, ऑडियंस जानना चाहेगी। वो हमारी किताब में हमने बहुत डिटेल में उसको मेंशन भी किया है। हमने एक किताब लिखी इस ऑपरेशन के ऊपर, डॉन्स नेमेसिस। तो एक डॉन को पकड़ने की कहानी जो है वो है इसमें। तो उसमें सारा वर्णन है और उसको बताना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है कि एक बड़ी लंबी कहानी है शॉर्ट में। और इसको शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो इतना ही कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक चेजिंग अ घोस्ट। तो उसका कोई फिज़िकल अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी ना होते हुए भी उसको खोजने की जिम्मेदारी मिली थी। तो एक भूत को खोजने के जैसा ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न था, बड़ा सवाल था मेरे सामने। और मैं भी जैसे एक अंधेरे कमरे में लोग कुछ खोज रहे हों, वैसी ये तलाश की कहानी है। और तो इसका मैंने बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट भी किया, इसके बारे में जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र में ग्राउंड से, फील्ड सिचुएशन से हमने कुछ जानकारी ली इसके बारे में। इतनी बात तो तय थी कि ये हिंदुस्तान में तो नहीं है, क्योंकि इसके बाहर से ऑपरेट करने की एक र्यूमर जैसी बात हर जगह थी कि सब लोग ये बात करते थे कि ये विदेश में ही है। अब विदेश में इतने कॉन्टिनेंट्स हैं और सारे कॉन्टिनेंट्स में इतने देश हैं, तो इसको कहाँ खोजा जाए, उस तरह का एक बड़ा सवाल सामने था। तो इसके जो कॉल आते थे लोगों को, तो उसमें कॉल के समय जगह का कुछ ये खुद मेंशन करता था कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, या फिर कभी कभी जो कॉलर आईडी है उसमें पूरा नंबर तो नहीं आता था, सिर्फ कंट्री का कोड आता था। तो वो कंट्री कोड भी ऐसा रहता था कि जैसे वो जरा से समय पे कंट्री कोड एक ही दिन में 2-3 जगह चेंज होता था। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहे जहाँ भी हो, उसके पास बहुत जगह के जो हैं वो सिम कार्ड्स रखे हुए हैं उसने। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को तोड़ना जोड़ना और उसके प्रति लगन से उस क्लू के पीछे जाना, जब तक कि वो डेड एंड ना मिले तब तक प्रयास करते रहना। तो इस तरह से बहुत डायरेक्शंस में हमने प्रयास किए और तब जाकर के एक हिंट आया जिससे ये पता चला कि ये अफ्रीका में है। अच्छा। तो वो हिंट बड़ा ही वैल्यूबल साबित हुआ हमारे। ये हिंट तक आप कैसे पहुँचे? तो इस हिंट तक पहुंचने के लिए हमने, जैसे हम हिंदुस्तानी लोग हैं ना, या कोई भी देश के लोग हों, एक बड़ी कमज़ोरी रहती है कि हम अपने जो हमारा अपना खान पान है उसके प्रति जो एक लगाव रहता है। तो हम विदेश भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमको जैसा खाना हम खाते हैं उस तरह का खाना बाहर जाके खाएं। घर में तो बना सकते हैं लेकिन बाहर किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जा कर के खाएं। क्योंकि मैं जब विदेश में मैंने काम किया यूनाइटेड नेशंस में, तो
तो हमेशा एक चीज़ से बड़ा मन उत्साहित हो जाता था। वो ये होता था कि इंडियन रेस्टोरेंट में जाके इंडियन खाना खाना है। तो कुछ भी सेलिब्रेशन हो तो हम कुछ लोग मिल करके इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाते थे। तो एक नेचुरल अपने खाने के प्रति लगाव तो रहता ही है, सबका रहता है, चाहे जो भी हो। तो मैंने वहाँ से एक गैस का काम शुरू किया, गैस वर्क किया कि शायद ये जिस देश में भी हो उस देश में खाना खाने इंडियन रेस्टोरेंट में तो ज़रूर जाता होगा। तो ये इतनी बड़ी खोज मतलब चेज़ थी ये कि भाई इतने सारे देश हैं, सब जगह की इंडियन रेस्टोरेंट को फिर क्योंकि कोई क्लू नहीं है, किसी के पास नहीं था, कहीं से कुछ नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। और तो हमने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स की जानकारी लेनी शुरू की और जानकारी लेते लेते फिर अफ्रीका के एक देश से हमारे मित्र भी थे जो फॉरेन सर्विस में थे, तो उनकी मदद ली मैंने। और उनकी मदद से जो सारे देश में जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे मैसेज भी डलवाया कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट में इस नाम के व्यक्ति को देखें अगर कोई हो तो। हालांकि और कोई नाम पता भी नहीं था। अगर कोई इंसान अपना नाम बदल के किसी देश में रह रहा है तो वो नाम तो हमें नहीं पता था। तो जब हम मैसेज भेजा गया तो उसमें इसका जो सही नाम है वही लिखकर हम भेजे, क्योंकि और कोई नाम पता नहीं था। तो हर जगह से ज़्यादातर देश से तो मैसेज नहीं आया कि कहाँ है नहीं है, कोई चेक भी करने नहीं जाता, बिकॉज़ एम्बेसडर्स वगैरह बहुत बिज़ी रहते हैं, वो उनके अपने ही इतने हज़ारों काम रहते हैं। तो कहाँ एक हिंदुस्तानी भागा भगौड़ा क्रिमिनल को कहाँ ढूंढे जाके ये, और उनका काम भी नहीं है। तो फिर भी इसमें एक देश के एम्बेसडर जो हैं वो हाई कमिश्नर थे, उनका मुझे कॉल आया कि हमारे यहाँ जो इंडियन रेस्टोरेंट हमने चेक कराया है लेकिन इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। तो फिर मैं निराश हो गया कि भाई इतने सारे जहाँ में एक जो एम्बेसडर थे उन्होंने जवाब दिया और वो भी नकारात्मक जवाब था। तो फिर बातचीत उनसे चर्चा होती रहती थी, बातचीत करने लगे। तो फिर उन्होंने एक दिन बताया कि सर यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे कुछ लोग पार्टनरशिप में इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे थे, उनके आपस में कुछ मतभेद हो गया है। और ये मतभेद जो है इसकी वजह से एक पार्टनर जो है अपना शेयर बेच के यहाँ से चला गया है। तो मैंने कहा वो अच्छा, तो जैसे कहानियाँ लोग सुनते हैं ये भी एक कहानी जैसे ही मैंने भी सुना और अच्छा ये वो। फिर क्या मन में आया, मैंने बोला यार उस रेस्टोरेंट का फ़ोटो भेज सकते हो या कौन कौन मालिक वगैरह थे ज़रा। तो बोला कि सर वो मालिक लोग का फ़ोटो तो मंगवाना पड़ेगा, लेकिन एक जो बंदा है उसमें वो थोड़ा एक्टिव रहता था और यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर भी था और बहुत उसका नाम है यहाँ पे, तो वो बंदा था। तो फिर भी जैसे होता है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना ही इस बात पे कुछ संदेह करने की कोई आशंका, ऐसा कुछ वैसा भी नहीं लगा मुझे। फिर भी मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि अच्छा यार कोई बात नहीं, ठीक है, अगर कौन इंसान है इतना बढ़िया, इतना पॉपुलर इंडियन आदमी है तो कुछ फ़ोटो वोटो मिले तो भेजना, ऐसे ही मैंने कहा। तो फिर उन्होंने ना वो कोई अखबार में कुछ फ़ोटोग्राफ्स आए हुए थे, तो वो अखबार का फ़ोटो उन्होंने भेजा। जब वो अखबार का फ़ोटो आया तो मैंने वो फ्रेंच लैंग्वेज में था तो उसको मैंने ट्रांसलेट करवाया। ट्रांसलेट करने से ऐसा पता चला कि कोई एंथनी फर्नांडिस नाम का बंदा है, बहुत पॉपुलर है वहाँ, बहुत काम करता है वहाँ, चैरिटी करता है बहुत ज़्यादा। और तो एक पिक्चर जो था उसमें ये बंदा वहाँ के बहुत ही बड़े वीआईपी के साथ उसका पिक्चर है। और एक और पिक्चर है जिसमें जैसे दुर्गा पूजा के समय लोग दान वगैरह करते हैं, तो वैसे दुर्गा पूजा के समय वो लोगों में कपड़े बांट रहा था।
मैं देखा ऐसे, फिर फोटो रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही ख्याल आया कि भाई हमारा मन तो खोज रहा है किसी को, तो जितनी चीज़ें असहज चीज़ें हैं उस पर ध्यान ज़्यादा जाता था, और मेरे पास कुछ था भी नहीं, मतलब तो मुझे ऐसे ही ख्याल है कि यार ये है तो बंदा एंथनी फर्नांडिस, और दशहरा में कपड़ा बांट रहा है नवरात्रि के समय। उसमें लिखा है, नवरात्रि शब्द लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज के पेपर में, नवरात्रि का स्पेलिंग NAVRATRI लिखा हुआ है। तो बोले नवरात्रि में कोई एंथनी कपड़ा बांट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, विदेश में वो भी, तो कोई शंका तो नहीं थी ऐसी। फिर उसका डील डॉल मैंने देखा, तो डील डॉल तो काफ़ी बड़ा लग रहा था पिक्चर में, और काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा था, और टोपी पहने हुए था, ये सब वो सब कुछ था। उसकी पत्नी भी थी उसके साथ, उसका नाम था पामेला। तो क्रिश्चियन कपल, लेकिन डील डॉल थोड़ा सा मुझे लगा जैसे काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम, ये वो ऐसा लगा। तो मैंने ऐसे ही बोला कि यार ये नवरात्रि के समय कपड़े बांट रहा है तो बड़ा ही सेक्युलर बंदा है, बहुत अच्छा बंदा लग रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा उसके डील डॉल से ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कहाँ गया होगा, कुछ बता सकते हो क्या? मैंने फिर पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि सर पता नहीं है, लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ आपको। तो फिर उन्होंने पता किया तो बताया कि सर ये सेनेगल गया हुआ है, अब सेनेगल में रहता है 4-5 साल से। तो सेनेगल वहीं अफ्रीका में एक और देश था। तो बात हो गई, उतने पे मामला फिर रुक गया। इसी बीच में कर्नाटका में बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे धमकी के, और एक किसी व्यक्ति को जो कॉल आ रहा था ना, उसमें जो कंट्री कोड आ रहा था वो सेनेगल आ रहा था। अच्छा, कंट्री कोड सेनेगल आ रहा था। तो फिर मेरा मन थोड़ा सा एक्टिव हुआ कि यार कोई बंदा था वहाँ से भाग के सेनेगल आ गया, और ये कॉल सेनेगल से आ रहा है, तो क्या पता। तो ऐसे ही लगा क्या पता। तो फिर यहाँ पे मतलब उतना कुछ ज़्यादा क्लू तो था नहीं, लेकिन इस बात पे मेरे ध्यान में, मेरे मन में ये बात आई कि भाई सेनेगल ये वो। तो एक और चीज़ मैंने रिलेट किया कि उसके आने 4 साल पहले आया है, और ये कॉल अभी आ रहे हैं इसको। तो मैंने फिर जितने भी हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉल्स धमकी के जितने भी कर्नाटक में थे, उसमें सेनेगल का कॉल पहले कोई नहीं है, अभी आया है। ये एक बात मेरे मन में मैंने बिठाई। तो यहाँ से फिर खोज शुरू हुई, और फिर उसके बाद जो वहाँ के एम्बेसडर थे उनसे कनेक्ट किया मैंने। फिर ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो मेरा शक कुछ मजबूत होता गया कि कोई शख्स है जो वहाँ पे है और वहीं से काम कर रहा है। तो उसमें फिर जो वहाँ एम्बेसडर थे वो भी बिहार के ही हैं, और उनसे काफ़ी चर्चा होती रहती थी। फ़ोन पे हम देर रात बातें करते थे बिहार के बारे में, उनके काम के बारे में, वो मेरे काम के बारे में, ऐसे चर्चा होती रहती थी। तो चर्चा के समय पता चला कि वो जब एक डिनर किया था उन्होंने, तो उस डिनर में कोई एक हिंदुस्तानी जो है, मेरे सवाल थे उनसे कि आपके यहाँ डिनर होता है होगा ये वो, तो उनका हाँ सर डिनर करते हैं हम लोग। तो फिर हम बोला अच्छा किसको बुलाते हो, ये वो बातचीत जो होती है। तो उन्होंने बताया किसको किसको बुलाते हैं, दूसरे कंट्री के एम्बेसडर्स हुए, ये हुए, फिर जो अपने हिंदुस्तान के बड़े जो डिस्टिंग्विश लोग हैं उनको बुलाते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई कि सर अपने हिंदुस्तानी भाई लोग भी ना बहुत अलग किस्म के हैं। हमने अच्छा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि एक हिंदुस्तानी है, वो डिनर के बाद रात में बताइए 2:30 बजे रात में घर आ गया। तो मैंने पूछा क्यों आए हो? तो बोले कि उसकी वाइफ का ये कान का झुमका खो गया है जो हीरे का था, तो वो ढूंढना है उसको, बताइए सर। आ गया ये झुमका ढूंढने घर में।
और मैं तो अकेला रहता हूँ, 2:30 बज रहा है, सोने का टाइम हो रहा है। तो मैंने गार्ड को बोला उसको लॉन में देखने दो। वो तो लेकिन वो बंदा मेरे घर के अंदर आके भी देखना चाहता था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा घर के अंदर अगर मिला तो मैं ही तुमको लौटा दूंगा। तो ऐसे बोल करके मैंने घर के अंदर तो नहीं आने दिया उसको, लेकिन लॉन वॉन में बहुत देर तक ढूंढता रहा सर। फिर पता नहीं मिला कि नहीं मिला। तो बोले गार्ड ने नहीं बताया तुमको कि उसको मिला कि नहीं? बोला नहीं, गार्ड ने भी नहीं बताया। फिर उसने कहा कि 2-3 दिन बाद फिर आएगा वो, और चला गया। बताइए सर, झुमका ढूंढने के लिए, और झुमका बीवी का खोया है, बीवी नहीं आई उसके साथ, ये अकेला आया ढूंढने के लिए। इसको क्या पता चलेगा झुमका कहाँ गिरा है? बोला यार तुम तो एकदम बहुत सही बात बोल रहे हो, झुमका कहाँ गिरा है? तो मतलब कैसा था देखने में? ऐसे ही जो पुलिस वालों का हम लोगों का कॉमन सवाल होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति होता अच्छा कैसा है, तो बताया सर लंबा चौड़ा डील डॉल ये वो, और खूब गहना वहना पहने हुए है, और टोपी पहने हुए था। तो ये चीज़ मैंने रिलेट की दूसरे देश में, वहाँ भी टोपी पहने हुए, लंबा चौड़ा है, गहना पहना हुआ है, यहाँ भी गहना पहना हुआ है। तो बोले यार कौन है ये जान? तो बोले यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ का मालिक है ये। और 1-2 हम जब भी वहाँ खाना खाने गए हैं 1-2 बार अपने नेशनल फेस्टिवल में, तो वो ना मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की, इनकरेज नहीं किया उसको, सिर्फ देखा है वहाँ पे। बोले यार ये तो लगता है ही इज़ अ मैन ऑफ माय इंटरेस्ट। बोले क्यों सर? तब मैंने उसको कहानी बताई दूसरे देश की, बुर्किना फासो की। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, नवरात्रि में कोई ऐसे बांट रहा था और कपड़े बांट रहा था ये वो, और थोड़ा सा तुम जैसा बता रहे हो इसी लंबा चौड़ा है वो पूरा ये वो। तो अच्छा ये बताओ कैसे पता चलेगा कि वो और ये बंदा एक ही है? बोला सर पता नहीं, हम तो फ़ोटो वोटो तो है नहीं। हम बोले देखो डिनर में कोई लिया होगा फ़ोटो। बोले कि नहीं सर कोई फ़ोटोग्राफ़र तो हम बुलाए नहीं थे। तो हम बोले ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन ध्यान रखना, हमको लगता है कि ये कुछ नॉर्मल जैसा नहीं लग रहा हमको। तो वो भी हंस के, फिर हम लोग रात में अपना हंसते बोलते गप ख़त्म हो गया, चले गए। मैंने रिलेट किया बुर्किना फासो में होटल, सेनेगल में होटल, डील डॉल लंबा चौड़ा, तो ये बंदा तो वही हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी, सिर्फ गेस कर रहा हूँ। और गहना वहना तो थोड़ा कुछ मैच करता है। तो मैंने कहा सिर्फ ध्यान देना इस पे ऐसे ऐसे। तो उसने भी कहा कि हाँ सर देखते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। तब तक वो नया साल आ गया, 2019 आ गया। तो मैंने न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किया एम्बेसडर को कि भाई हैप्पी न्यू ईयर और क्या हाल है ये वो। बोले सर जानते हैं यहाँ पे ना हम लोग इंडियन लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बोले अच्छा सो नाइस। तो बोले किसके साथ खेल रहे हो भाई? तो बोला जो हम लोग बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए हैं वो, और जो इंडियंस यहाँ पे आके बस गए हैं वो, तो उनके बीच में मैच है ये। हम बोले ओ अच्छा ठीक है। तो फिर ये बातचीत हुई। अब मैच के दिन तो बोला कि मुझे उनका ही फ़ोन आया। बोले सर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बोले क्या? बोले आपको बताया था ना उसका झुमका खो गया था, ही इज़ द चीफ गेस्ट टुडे, और ये गेम उसने ही स्पॉन्सर किया हुआ है, उसका ही स्पॉन्सरशिप है, और वही यहाँ मेहमान हैं, आज चीफ गेस्ट हैं। तो मैंने कहा कि यार तुम इंडियन एम्बेसी के सबसे बड़े अधिकारी हो, तुमको चीफ गेस्ट होना चाहिए। बोले नहीं हम भी चीफ गेस्ट हैं और वो भी चीफ गेस्ट हैं। बोले अच्छा। तुम बोले फ़ोटो वोटो भेजना, प्रोग्राम का फ़ोटो भेजना, बस इतनी बात थी। तो उन्होंने प्रोग्राम का जो होता है फ़ोटो लेना वेना ये सब, तो कोई फ़ोटोग्राफ़र था फ़ोटो ले रहा था, तो वो फ़ोटो वोटो लेके प्रोग्राम का मैच का फ़ोटो वोटो उन्होंने भेजा। भेजा उन्होंने? हैं फ़ोटो भेजा मैच का जैसे होता है ना, अब यहाँ फंक्शन हो रहा है तो लोग फ़ोटो खींचते हैं, तो फिर अपने इनको भेजते हैं, शेयर करते हैं। तो उसने भी मुझसे मैच का ये सब चीफ गेस्ट वगैरह ये सब फ़ोटो वोटो भेजा। जब चीफ गेस्ट का फ़ोटो आया तो मैंने देखा कि यार ये बंदा तो लंबा चौड़ा है, फिर वो काफ़ी ये वो गहना वहना पहना हुआ है,
टोपी भी पहना है, चश्मा भी लगाए हुए है और डील डॉल भी काफ़ी हेवी है और थोड़ा जो पुराना न्यूज़पेपर वाला था उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे पता करूं कि ये हो सकता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें आ रही थी, होटल, डील डॉल, नवरात्रि और त्यौहार, नाम क्रिश्चियन। तो यहाँ पे क्या नाम है उनका? बोले सर यहाँ उसका नाम रॉकी फर्नांडिस है। तो हम बोले यार वहाँ एंथनी फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस बोलते थे उसको, वहाँ टोनी फर्नांडिस, यहाँ रॉकी फर्नांडिस। फर्नांडिस तो कॉमन है, तो बंदा तो आइडेंटिफाई हो गया कि वही है, लेकिन उसने नाम क्यों बदला अपना? वहाँ एंथनी, यहाँ रॉकी। तो वो एक थोड़ा उससे भी डाउट आया। और फिर मैंने ना उसको, जो पुराना फ़ोटो था बॉम्बे का, वो आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें है वो, तो उसमें कुछ चीज़ें मिलाने की कोशिश की मैंने। हालांकि वो फ़ोटो जब वो 18 साल का था तब का है और अभी तो 52-54 हो गया है, बहुत साल का गैप है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत आपके बारे में बता देती हैं कि चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उम्र कितनी भी आ जाए, 1-2 चीज़ ऐसी है जो यूनिक रहती है आपकी। तो कुछ तो यूनिक फीचर चेहरे में देखना चाहिए मुझे। तो मैंने कंसंट्रेट किया ये पोर्शन पे, टुड्डी, चिन पोर्शन। तो चिन उसका थोड़ा सा नॉर्मल जैसे हमारा आपका, इससे थोड़ा अलग है। तो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मतलब चिन तो मैच कर गया, मैच इन द सेंस कि जैसे एक रफ गैस किया मैंने, तो चिन बड़ा लगा। उसमें फ़ोटो में भी चिन बड़ा है, हालांकि उस समय बहुत यंग है, और अभी भी चिन बड़ा है, अभी एज हो गई है तो भी। और आँख तो छिपी हुई थी उसकी, क्योंकि आँख भी उसकी एक ना डिस्टिंग्विशिंग फीचर थी, आँख बड़ी थी उसकी। लेकिन चूंकि आँख गॉगल से छिपी थी तो आँख तो देख नहीं सकते। तो मैंने इन 2 चीज़ों, इन एक चीज़ पे, चिन पे कंसंट्रेट किया। और गॉगल्स पहनने से भी डाउट होता है कि भाई आँख छुपाने की कोशिश कर रहा हो? नहीं, वो सब डाउट नहीं है। अच्छा। गॉगल्स गर्मी में तो लोग पहन लेते हैं, और वहाँ पे चूंकि चीफ गेस्ट हैं तो लोग थोड़ा फैशन के तौर पे भी पहन लेते हैं, वो भी डाउट नहीं। फिर हमने चिन पे हमने सिर्फ फोकस किया। तो मुझे लगा कि रेस्टोरेंट नाम का सिमिलर होना, फिर ये बदलना, नाम बदलना और चिन का मिलना। मैंने कहा कि यार इसको ज़रा लोकल पुलिस से बात करके इसको थोड़ा देखो कि मतलब ये इस कौन है, पता तो करो, क्या मतलब इंडिया से है तो कहाँ से है, ये वो थोड़ा कुछ पता करो यार। मतलब अभी भी डाउट नहीं है उसको पूरा। तो उसको मैं एक सेकंड यहाँ पे रुकूंगा। जब हमारे पास पासपोर्ट होता है तो हम क्या 2-3 कंट्री में बदल सकते हैं अपना नाम? तो पासपोर्ट का ऐसा है कि जो ये बड़े अपराधी लोग होते हैं ना, जो विदेश से ऑपरेट करते हैं, वो अपने पासपोर्ट को बदल देते हैं, सेम पासपोर्ट नहीं रखते हैं। ओके। तो इसका तो पहले पासपोर्ट ही इसका जेन्युइन नहीं था। इसका पासपोर्ट कर्नाटका से बना हुआ था, मांड्या डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। जबकि ये मांड्या में कभी नहीं रहा है, और ये किसी को पता भी नहीं था कि पासपोर्ट इसका कहाँ से है, किसने बनवाया, क्या करा है। इसके पासपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जब ये विदेश में गया तो वहाँ इसने प्रयास करके अपना पासपोर्ट चेंज कराया और एक दूसरे कंट्री की नागरिकता ले ली इसने, सिटीजन हो गया। अच्छा। बुर्किना फासो देश का ये नागरिक हो गया, भारतीय नागरिकता छोड़ दी इसने। और वहाँ का नागरिक जो बनने के बाद वहाँ इसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस देश में कि वहाँ की सरकार की तरफ से इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ था, जो बड़ा ही रेयर चीज़ है। तो इसका मतलब है कि उसकी इतनी साख थी वहाँ सरकार में, और इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति था वहाँ का। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो फिर तो ये बिल्कुल कोई नहीं इसको छू सकता था। तो वो पासपोर्ट की ये कहानी है। बहुत एंगल्स हैं। आप जब उनको, मैंने उसकी चर्चा की है अपने लेखन में, तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर लगेगा कि ये एकदम इम्पॉसिबल सा काम था। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने बोला पुलिस से पता करो?
तो पुलिस ने उसको कवर किया। फिर अच्छा, वो सीरियसली लग गए थे पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस जब एम्बेसडर ने रिक्वेस्ट किया तो वहाँ की पुलिस उनको वॉच कर रही थी उसको। तो वॉच करते करते पुलिस ने फिर रिपोर्ट भी किया कि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं और यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, और आप गलत आदमी को कवर करवा रहे हैं। एम्बेसडर को बोला पुलिस के चीफ ने कि ये आदमी तो आप गलत आदमी को कवर करा रहे हैं। तो परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत पॉश लोकेलिटी में रहता है, बड़ा घर है और बड़ी गाड़ियाँ हैं और लोगों में इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है और बड़े बड़े लोग इसके दोस्त हैं, तो आप तो मरवाएंगे हमें। तो मुझे फिर फ़ोन आया कि ये ऐसी बात आ रही है, तो बहुत अलग बात आ रही है, तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं सर आप? मुझसे कहा उन्होंने। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो, मुझे भी लग रहा है, हालांकि हमारे पास भी कोई ठोस आधार तो अभी तक नहीं है। अभी तो सर इस पे चल रहा था, चीज़ों को मैं जोड़ रहा था। तो ऐसे करते करते फिर मैंने एक सलाह दी। मैंने कहा कि ऐसा करो, पुलिस जब पूछने जाए ना तो पुलिस को कहना कि उसका जो सही नाम है, जो हिंदुस्तानी नाम है, उस नाम को इस्तेमाल करके उसको एड्रेस करे। अगर उसमें कुछ हरकत होती है तो ये बंदा है, और हरकत नहीं होती है तो छोड़ देने का, फिर ऐसे हालचाल पूछ के चले आने का। तो बोले ठीक है सर। तो फिर उन्होंने भी वहाँ की जो फोर्स थी उसको यही हिदायत दी। तो ये एक दिन बाल कटवा रहा था बार्बर शॉप में, वो सैलून में, वहाँ का महंगा सैलून था, एक कोई विदेशी महिला चलाती थी। तो पुलिस गई अंदर और उसका नाम लेकर के उन्होंने वैसे ही नाम लिया अंदर जाके। तो नाम जब लिया तो इसने चेहरा घुमाया। तो चेहरा घुमाते ही पुलिस ने पूछ लिया कि आप रवि पुजारी हो? तो इसने कहा कि नहीं मैं तो एंथनी फर्नांडिस हूँ, बुर्किना फासो का सिटीज़न हूँ। तो इसने वहाँ पे फिर रेसिस्ट किया और बताया ऐसे ऐसे, देखिए तो आप गलत कर रहे हैं, ये वो करके बोला। वो सैलून की जो मालकिन थी उसने भी बोला पुलिस को कि अरे तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप गलती कर रहे हो। फिर सैलून की मालकिन ने उसकी पत्नी जो थी उनको फ़ोन किया, तो वो भी कार्ड वार्ड पासपोर्ट वगैरह लेके आ गई और उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया वहाँ। लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस बोली आपको जो बोलना है, हमारे बॉस हैं उनसे बात कीजिए। तो वहाँ भी फिर इसने मना किया कि वो रवि पुजारी नहीं है। तो फिर मुझे फ़ोन आया कि अब क्या करें, ये तो मना कर रहा है, इसके पास तो पासपोर्ट है दूसरे देश का, ये तो इंडियन भी नहीं है और फ्रेंच बोलता है। तो मैंने कहा ऐसा है, देखो उसके फिंगरप्रिंट्स तो हैं, उस 94 के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो उससे फिंगरप्रिंट बोलो देने के लिए। फिंगरप्रिंट अगर मैच नहीं करता है तो माफ़ी मांग लेंगे, और क्या करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन है, गलती भी हो सकती है। और ये घटना कौन से ईयर की है? 2019 की है। अच्छा, 19 और 94 की फिंगरप्रिंट थी आपके पास? वाह, फिंगरप्रिंट तो नहीं बदलता है। तब वो जब पुलिस ने वहाँ कहा कि आप अपना फिंगरप्रिंट दो, तब इसने मान लिया कि रवि पुजारी है। ये मुस्कुराया और बोला कि मैं ही हूँ रवि पुजारी। तो ऐसे इसके पकड़ाने की पूरी कहानी है, जो पुस्तक में और ज़्यादा है, लेकिन इसलिए मैं बताने से कतराता हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है। और फिर पुलिस ने आपको इंटीमेट किया? हाँ, फिर इंटरपोल के थ्रू हमें खबर करते हैं। तो हमारे देश की जो इंटरपोल एजेंसी है, सीबीआई है, तो सीबीआई को खबर किया उन्होंने। अनऑफिशियली तो पता चल गया क्योंकि देश के जो राजदूत थे उन्होंने तो बता ही दिया कि सर काम हो गया, सक्सेसफुल है। और फिर ऑफिशियली उसी दिन
हमें ऑफिशियल चैनल से भी खबर आ गई। तो ये कहानी है। सर ये एक बात बताएंगे, इस केस को आप कितने साल तक चेस किए थे? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे देश की पुलिस फोर्स में अलग अलग पुलिस फोर्स तो बहुत सालों से ढूंढ रही थी। हमारे कर्नाटक में ही बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। एक रेड कॉर्नर नोटिस होता है जो भेजा जाता है भागे हुए लोगों को वापस लाने के लिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस बंदे के खिलाफ 1 2 नहीं 13 रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुए हैं, 13, जिसमें 4 सिर्फ कर्नाटक से इशू हुए थे। तो इतने सालों में पुलिस फोर्स तो हर जगह की फोर्स काफ़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन मेरा चेज़ था ये 6 महीने में पूरा हो गया। 18 जुलाई को मुझे जिम्मेदारी दी गई थी 2018 में, और 2019 जनवरी 2019 को वो सेनेगल में पकड़ा गया। और इस 6 महीना में आप इस केस को एकदम रिगरसली चेस कर रहे थे या और भी कोई केस हैंडल कर रहे थे? मैं तो वहाँ का जो गुप्तचर विभाग है उसका मैं चीफ था, और उसी समय मेरे पास आप देखिए ये 2-4 वहाँ पे ना बहुत गंभीर समस्याएं साथ साथ चल रही थी। जैसे सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, बड़े बड़े आंदोलन, लाखों लोग आ रहे थे वहाँ पे। और बाकी जो विभाग का जो बड़ा ही डेलिकेट काम रहता है वो भी चल रहा है, और साथ साथ ये भी चल रहा है। तो ये भी एक इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो एक प्रोजेक्ट ये भी था, और इसमें यही था कि थोड़ा इसको ज़्यादा गंभीरता से भी ले रहा था मैं, क्योंकि करीब करीब हर दिन 2 दिन पे कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो इसकी वजह से परेशान हो रहा था। तो इस तरह की वारदातें करीब करीब हर 2-3 दिन पे हो रही थी वहाँ पे। सर आपने सिटीजनशिप वाले मुद्दे पे, इशू पे आपने बात की। मैं एक अगर आप बताना चाहें तो एक जो मेरा बहुत ही कंसर्न चीज़ है कि क्या आपको लगता है कि सिटीजन्स वाले मुद्दे पे फॉरेन फंडिंग थी अपने देश में इंटरनली डिस्टर्ब करने के लिए? इन चीज़ों के बारे में जब तक आधार नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि मतलब लोग मतलब एजिटेटेड थे, और वो अपने आप को मतलब एजिटेशन के द्वारा अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। और पुलिस के लिए तो बहुत ही काम बढ़ गया था उस समय पूरे देश में। हर राज्य की पुलिस और सभी सेंट्रल एजेंसीज सब लोग उस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अगर आप भारतीय कानून व्यवस्था में एक कानून में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे तो कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है? कानून व्यवस्था जो है वो तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके द्वारा ही लाई जा सकती है। हमारे चाहने नहीं चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी कभी कभी जैसे अब मैं रिटायरमेंट मेरा हो गया है, और एक बात जो कभी कभी लगता है कि हमारे देश में जो अपराध की वजह से जो ग्रसित लोग हैं, अपराध की वजह से जिन्होंने सफ़र किया है, उनके प्रति कानून तो है, थोड़ी सी एक संवेदना की ज़रूरत है, और उनके प्रति हमारी संवेदना जो है वो उसका लेवल थोड़ा और ऊपर का रहे तो और अच्छा रहता। और साथ साथ जो अपराधी हैं उनके प्रति भी संवेदना तो होनी चाहिए। अगर जैसे अपराध की बहुत वजह होती है, लेकिन एक बार जैसे सज़ा हो गई या कुछ हो गई तो इसको मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो मानवाधिकार के जो नियम वगैरह हैं उसके अंतर्गत चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत सहयोग मिलता है और लोग की आपसी समझ भी उससे बढ़ती है। सर आपका इतना लंबा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में क्या कभी ऐसा लगा आपको कि एक
इंसान जो पहली बार किसी अपराध में जाता है, वो जेल से आने के बाद, सज़ा पाने के बाद कितना प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो दोबारा अपराधी बन जाएगा? ये तो बड़ी गहन रिसर्च का विषय है और इस पे मेरा कोई रिसर्च है नहीं। अनुभव के आधार पर आप बताएंगे सर? ज़्यादातर लोग तो वापस अपराध की दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत छोटा सा परसेंटेज है या नंबर है जिसमें लोग चाहे जो भी वजह हो पता नहीं, लेकिन ये नंबर बहुत ही छोटा है कि एक बार अपराध करने के बाद फिर से अपराध करने के लिए प्रेरित हों। ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत। लेकिन जो अपराधी इंटेंशनली अपराधी कर रहे हैं, मैं तो रेगुलरली देखता हूँ कि जो मैं समाज में रहते हुए दिनचर्या में जो देख सुन पा रहा हूँ कि वो रिपीट करते हैं अपने अपराध को। आप क्या विचार रखते हैं इस पर? जो इंटेंशनली अपराधी रहे हैं पहली बार में भी, एक होता है कि हम गलती से हो गया, एक हुआ कि हम इंटेंशनली किए हैं। ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत ही नेग्लिजिबल संख्या है और ऐसे लोगों के प्रति कुछ जो भी उनकी समझ से जो भी कारण उनको लगता हो कि इसी वजह से मैं फिर से अपराध में जा रहा हूँ, उसका कोई आधार तो नहीं है। और साथ साथ उसमें जो कानून व्यवस्था है उसको भी सख्ती से लेने की ज़रूरत है और उसको जितनी सख्ती से लें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एज ए डीजीपी कभी ऐसा लगा कि रात भर नींद नहीं आई, ऐसी ट्रबल क्रिएट हो रखा है? पुलिस में तो देखिए बहुत सारे हमारे जो इतने लंबे समय काल में जो भी हमारे काम वगैरह रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब नींद आपकी प्राथमिकता नहीं होती है, सिचुएशन को संभालना आपकी प्राथमिकता होती है। तो फिर उसके लिए अगर जगना पड़े तो ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है, उसको तो उसी तरह से लेना चाहिए। जैसे दिन है वैसे ही रात है। समस्या अगर सामने है तो समय काल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दिन और रात का। कोई एक इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जब लगा कि रात भर नींद नहीं आई? बहुत सारी हैं। एक कोविड के समय का बताना चाहेंगे, जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था और नोडल ऑफिसर था मैं कोविड के लिए। तो एक समय ऐसा आया जब अचानक से पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई में थोड़ी सी अड़चन आई थी और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसी परेशानियां लोग झेल रहे थे। तो एक डॉक्टर थे वहाँ बेंगलोर में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे पास करीब 100-125 पेशेंट्स हैं और मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक आज रात में ख़त्म हो जाएगा और सभी एडमिट हैं, तो उनको मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ और मुझे मतलब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता था उन डॉक्टर साहब को, क्योंकि हमारा नंबर लोगों के पास था उस समय नोडल अधिकारी होने की वजह से। तो उनको फिर वो ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए सारे प्रयास हमने किए, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरी रात में कोऑर्डिनेशन ही कर रहा था जिससे उनके पास सुबह होने के पहले ऑक्सीजन पहुंच जाए। और तो उनके पास वो ऑक्सीजन मैं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से उनकी परेशानी ख़त्म हुई। तो ऐसा एक कोविड के समय का दरमियान का है जब मतलब मैं भी बहुत सीनियर हो चुका था, लेकिन वो समय ऐसा था कि वो डेलीगेट नहीं कर सकते किसी को और वो खुद ही करना था और उसको मैं कर पाया, तो मुझे भी अच्छा ही लगा। एज ए एसपी आपने कर्नाटका में बहुत सारे रिफॉर्मेशन पे काम किया था, कोई एक घटना बताएंगे जो आपको लगता है कि आपको प्राउड फील करवाता है? एक ना वहाँ पे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो कर्नाटक में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एसपी था मैं, और वहाँ उस समय वो ज़िला अनडिवाइडेड ज़िला था, बहुत बड़ा ज़िला था और हाईवे की लंबाई करीब हमें लगता है कि 200 से ज़्यादा किलोमीटर की थी।
एक तरफ से, और दूसरी तरफ स्टेट हाईवे की लंबाई जो है वो भी करीब करीब 200 से प्लस के करीब थी। और धारवाड़ जो ज़िला था वो दक्षिण को और उत्तर और पश्चिम को वो दक्षिण से जोड़ता है वो, तो रास्ता उसी तरफ से आता था, गुजरात राजस्थान वगैरह से लोग आते, महाराष्ट्र वगैरह से। तो वहाँ से हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट होता था। हाईवे भी आज की तरह नहीं था, पहले थोड़ा पतला सा हाईवे होता था और बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। तो एसपी होने की वजह से हमें हर एक्सीडेंट के स्पॉट पे जहाँ दुर्घटना की वजह से किसी की मौत हो गई हो तो हमें जाना पड़ता है। ऐसा हमारा अपना एक रूल ऑफ वर्क है। तो मैं जाता था और चिंतित भी होता था, इतना एक्सीडेंट होता है। तब मैंने ना वहाँ पे मेरे मन में ख्याल आया कि इसकी कुछ करना चाहिए मुझे, तो क्या करें। तो हमने कहा एक ऐसा सेंटर बनाते हैं जिससे जब एक्सीडेंट हो तो हमारे पुलिस वाले तुरंत मदद कर सकें, नहीं तो थाना से आते आते फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज करके थाना से पहुंचते समय लगता है। और एक्सीडेंट में क्या है कि एक गोल्डन आवर होता है जो लोग आधे घंटे रखते हैं उसको, कि आधे घंटे का एक गोल्डन आवर रहता है। इसमें बहुत सारे जो लोग अफेक्टेड हुए, सीरियसली भी अफेक्टेड है, लेकिन अगर 30 मिनट के अंदर उनको सहायता मिल गई, मेडिकल सहायता, तो उनकी जान बच सकती है। तो उसके लिए मैंने ना एक छोटा सा दस्ता तैयार किया। एक एक्स आर्मी मैन थे वो, हमारे यहाँ ASI थे वो, तो उनको मैंने लगाया। फिर एक दस्ता बनाया जिसमें 8 लोग थे, सब थानों से एक एक व्यक्ति को लिया मैंने, और थाने भी बहुत थे तो एक एक सब डिवीज़न से एक एक 2-2 लोगों को लिया और 8 लोगों का दस्ता बनाया। वो एक सेंटर नेशनल हाईवे की एक पुरानी डेजर्टेड बिल्डिंग थी, उनसे रिक्वेस्ट करके वो बिल्डिंग दी मैंने, साफ़ सफाई करा के उसको। फिर वहाँ पे एक वायरलेस सेट लगाया, फिर एक टेलीफोन का बूथ लगाया वहाँ, पब्लिक कॉल बूथ। उस समय वो कॉइन वाला आता था, मोबाइल नहीं थे। और हमारे ही डिपार्टमेंट की एक पुरानी जीप थी, उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया मैंने। और जितने हॉस्पिटल्स थे हाईवे पे, उन सारे हॉस्पिटल्स को हमने कनेक्ट किया अपने साथ और रिक्वेस्ट किया उनको। तो सभी डॉक्टर जितने भी थे सब ने मदद करने का आश्वासन दिया हमें, और सेंटर हमारा स्टार्ट हो गया। होता क्या था कि हाईवे पे कहीं भी एक्सीडेंट हुआ ना, तो कोई भी दूसरा बंदा गाड़ी से जो जा रहा है वो इस पोस्ट को, चूँकि हाईवे पे था, तो बता देता था कि इतनी दूर पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। पहले तो कम्युनिकेशन का और कोई साधन नहीं था, तो हमारे पुलिस की टीम जो है तुरंत जाती थी। इनको हमने एक सेंट जॉन्स एम्बुलेंस फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो तुरंत घायल हुए हैं उनको कैसे फर्स्ट एड देना है, तो उसमें ट्रेन कराया हमने। तो हमारी टीम पहुंच जाती थी, फिर उसमें जो अति घायल और कम घायल उनको अलग करके, जो ज़्यादा घायल थे उनको जीप में बिठा के वायरलेस से वहाँ जो केंद्र था हमारा उसको खबर करते थे कि इतने लोग जीप में हैं, इस जगह पे हैं, और नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है ये इस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं। तो हमारा केंद्र उस हॉस्पिटल में फ़ोन करके पहले ही बता देता था कि आपके पास 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, हमारी टीम लेके आ रही है। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही वहाँ पे जो स्टाफ हैं, जो ज़रूरतमंद स्टाफ हैं, वो स्ट्रेचर वगैरह लेके पहले ही तैयार रहते थे। तो जैसा गाड़ी आई फटाफट ट्रांसफ़र किया, फटाफट उनको OT में ले गए या जो भी जैसी है, और जो डॉक्टर देखेंगे उनको भी बुलवा लेते थे क्योंकि ट्रैवल टाइम का समय मिल जाता था, तो वो डॉक्टर भी आ जाते थे। तो इस तरह से उनको मदद मिलनी शुरू हुई। फिर जब लोगों में इसका फिर प्रचार भी हुआ है, तो जो वहाँ पे उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 पूरे थे और 2
एक एक भाग के थे, तो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था, तो उन्होंने भी मुझे एक एक जीप जो है एम्बुलेंस के तौर पे दिया था। तो हमारे पास 5 एम्बुलेंस हो गया और फिर हमने एक एक स्टाफ और बढ़ाया। तो इस तरह से वहाँ पे ये जो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या है वो बहुत कम हो गई। और एक्सीडेंट की घटना तो कम, उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई और उनको सही समय पे ट्रीटमेंट मिला। तो इस तरह से वो एक, उसका नाम मैंने रखा था जीवन रक्षा केंद्र। तो वो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। फिर मैं जिन जिन ज़िलों में गया सब जगह मैंने उसको लगाया, मांड्या में भी लगाया, बेलगाम में भी लगाया वो सेंटर। फिर बाद में तो सरकार का 108 का सिस्टम आया। तो ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ कि जो सत्यम ग्रुप था हैदराबाद का, उन्होंने ये पूरे देश में उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लगाएंगे। तो उस कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे जिनसे एक बार मेरी चांस मुलाकात हुई एक हमारे कॉमन दोस्त के फंक्शन में। तो उन्होंने इसका, जब ऐसी बातचीत में हुआ तो उन्होंने बताया 108 में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। तो फिर मैंने उनसे ये शेयर किया कि हमने ऐसा बहुत साल पहले 96 में ये किया था धारवाड़ में ऐसे। तो बहुत प्रभावित हुए बेचारे, बोले कि सर आपने तो बहुत, जो हम अभी कर रहे हैं आपने बहुत साल पहले स्टार्ट कर दिया था। तो चूँकि मेरा ज़िले के लेवल पे सीमित था मेरा अधिकार, तो मैंने अपने ज़िले में किया था। तो ये एक चीज़ है जिससे बहुत सांत्वना मिलती है। और फिर पुलिस के बच्चों के लिए मैंने समझिए कि हिंदुस्तान का पहला रेजिडेंशियल स्कूल बनवाया, जो पुलिस के जो बच्चे हैं हमारे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बच्चे, एज ए डीजीपी? नहीं, एसपी, एज एसपी। तो वो उनका रेजिडेंशियल स्कूल बनवाया मैंने। और उसके लिए उससे भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। बाद में तो खैर बहुत सारे स्कूल आए, लेकिन उस ज़माने में पुलिस का कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। 97 में वो बनवाया था मैंने। और पूरे स्टेट से, हर ज़िले से 1-2 बच्चे जो रिटन एग्ज़ाम के थ्रू वो सेलेक्ट होते थे और पढ़ाई करते थे। तो आज तो 3-3.5 हज़ार बच्चे वहाँ से पास आउट करके इंजीनियर, डॉक्टर। किसी ने मुझे बताया कि 2 बच्चों ने सिविल सर्विसेज भी क्लियर किया और इनकम टैक्स में हैं। किसी ने मुझे बताया, कोई इसका कोई वैलिडेशन नहीं हुआ है मुझे अभी तक। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। सर एक सवाल मैं यहाँ लूँगा, जो ये बहुत ही, मतलब मैं कभी कभी फील करता हूँ कि पुलिस के जो निचले पायदान की पुलिसिंग है, जैसे एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं और बड़ा बाबू, छोटा बाबू और जो लोग होते हैं, क्या सोसाइटी के निगेटिविटी या क्राइम्स पार्ट में कोई हैंडल करते करते उनके अंदर भी एक निगेटिविटी आ जाती है? पुलिस विभाग जो है हमारा बहुत ही यूनिक विभाग है और इसका समाज को, एक अच्छे समाज को निर्माण करने में, बनाने में, मेंटेन करने में, उसकी देखभाल करने में बहुत अहम भूमिका है इसकी। और इसीलिए पुलिस के जो भी अधिकारी हों, बड़े अधिकारी हों या जो हमारे फील्ड में अधिकारी स्टाफ वगैरह हैं, उनके ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। उनको बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि एक बिल्कुल इंसान जो किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है वो ऐसी चीज़ सीखता है जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहती है। तो जैसे डिसिप्लिन हो गया, एक सिंसियरिटी हो गई, एक सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस हो गया। और आपने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, हम तो जानते ही हैं कि पुलिस अधिकारी जो हैं, जैसे सेना के अधिकारी और जवान सब देश की रक्षा करते हैं, वैसे पुलिस जो है देश के अंदर रक्षा करती है। और कई बार अनेकों
पुलिस के जो हमारे कलीग्स रहे हैं उन्होंने अपनी जान देकर भी समाज की रक्षा की है। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं दिखेगी। और हमारे देश का पुलिस फोर्स बहुत ही अच्छा फोर्स है और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। कम ज़्यादा हो सकती है संसाधन की कमी की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है। और व्यक्ति का अच्छा बुरा होना उसका व्यक्तिगत संबंध है उसका। यूजुअली सिविलियंस के बीच एक कॉमन परसेप्शन है, मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ, कि जब हम पुलिस के पास कोई केस लेके जाते हैं तो पहले सस्पेक्ट हम खुद होते हैं। तो इस वजह से मैंने पूछा ये सवाल। देखिए, पुलिस के साथ और क्या ना, ये हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित काम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पुलिस से पाला नहीं पड़ता है, ठीक है। तो और पुलिस 24 घंटे काम करती है और ऐसे चूँकि बहुत डिसिप्लिन फोर्स है तो आप देखेंगे कि अगर जरा सी भी विषमता आती है या कुछ ऐसा अलग सा होता है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है होते होते। तो एक व्यक्ति का अनुभव जो है वो हर लोग मतलब उससे रिलेट करने लगते हैं, हालांकि सच्चाई वो नहीं है। और थोड़ा बहुत मैं तो कहूँगा कि अपने भारतीय सिनेमा का भी दोष है कि वो पुलिस को, चूँकि जो सबसे ज़्यादा संगठित और अच्छे तरीके से रहता है उसका गलत रूप से उसको दिखाना, ये थोड़ा सा फिल्मों में भी होता आया है। तो पुलिस पहले सस्पेक्ट नहीं करती है, पुलिस को पता होता है, लेकिन बातचीत करने का कुछ लहजा है, जो सवाल जवाब का कुछ लहजा है जो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। मैं क्लास 8 में था, एक मूवी रिलीज हुई थी पुलिस वाला गुंडा। हाँ, ऐसे अब आप बताइए कि क्लास 8 के बच्चे के माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ होगा। ऐसे तो देखेंगे तो हमको लगता है कुछ 200-400 टाइटल हैं फिल्मों के जो जिससे लगता है कि ये जिम्मेदारी से ये कैप्शन टाइटल नहीं बनाया गया है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का टाइटल नहीं बनाएगा। और पुलिस अगर उसका कैरेक्टर सिनेमा के लिहाज से भी अगर मान लीजिए उतना अच्छा नहीं है तो भी बहुत सारे नाम हैं जो दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा पुलिस का गलत प्रदर्शन होना भी कुछ है, सोशल मीडिया हो गया, मास मीडिया हो गया, इन चीज़ों में है। फिर पत्रकारिता जगत में भी थोड़ा पुलिस के प्रति उनका रवैया थोड़ा रूखा ही रहता है दुखी रहते, मतलब नाराज़ रहते हैं वो। तो पुलिस के बारे में जब बातें आती हैं तो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग ढंग से। मैं एकदम ब्लंट सवाल एक पूछता हूँ आपसे, क्या गुंडा या क्रिमिनल या अपराधी राजनीति पोषित कितना % है? ये सब तो रिसर्च का विषय है, इसको कॉमन सेंस से बोलना मुश्किल है। ये रिसर्च के आधार पे ही कोई बोले तो उसका एक आधार होता है ना, कोई ऐसे ओपिनियन और जजमेंटल सेंटेंस बोलना तो ठीक नहीं रहता है। और ये जहाँ भी इस तरह की विषमताएं हैं, जहाँ राजनीति से प्रेरित पोषित हैं, तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था में थोड़ा असर तो पड़ता ही है, थोड़ा क्या काफ़ी असर पड़ता है। और जनता पे तो असर पड़ता ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी इजाज़त भी नहीं है। पुलिस को राजनीति से दूर रहना चाहिए और राजनीतिज्ञों को भी पुलिस से दूर रहना चाहिए। पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है ना जो न्याय से संबंधित है, तो अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो उसकी तकलीफ़, मन की तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट करती है। तो न्यायिक व्यवस्था से थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंस रहता है तो वहाँ की व्यवस्था मजबूत होकर के ऊपर उठती है। सर, जब आप यंग थे
और तब आप आईपीएस का ख्याल आपके दिमाग में पहली बार कैसे आया था? देखिए, ऐसा है, उस समय तो हम लोग पढ़ाई करने के बाद एक ही था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस तो थे कि भाई आप जो भी उस समय आईटी की तरह ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन एक कुछ स्टैंडर्ड थे, जैसे लॉयर बन गए। हम लोग तो आर्ट से पढ़े थे, तो डॉक्टर इंजीनियर तो बनना दूर की बात थी। तो जैसे लॉयर बन जाएं या फिर बैंक में कहीं नौकरी मिल जाए या किसी कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में कोई रोल मिल जाए, इस तरह के ख्याल से। फिर एक था सिविल सर्विसेज भी है, उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम होते थे हम लोग प्रयास करते थे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक जगह है, वहाँ से। तो हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में भी एक माहौल जैसा रहता था, खास करके जो अपने बिहार यूपी के जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते थे ना, उड़ीसा, असम, इस ईस्टर्न भाग के जो ज़्यादातर, तो हम लोगों में एक आपस में बातचीत भी होती थी ना। तो इसी तरह की बात होती थी कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, तो उसके लिए तो सब लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग भी लग गए तैयारी में। और तैयारी करते करते फिर जैसा होता है, तो वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू में भी हो गया। तो जैसे पहली बार जब इंटरव्यू में हुआ तो रैंक नीचे था हमारा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हुआ ही नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद रैंक थोड़ा नीचे था, तो मुझे ग्रुप बी की सर्विस मिली थी। तो फिर मैंने समय लेकर के फिर तैयारी की और तीसरी बार में मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई, तो हमने ज्वाइन कर लिया और ऐसे आए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम आईपीएस में ही जाना है। लेकिन एक बात है, मैं एनसीसी में रहा तो यूनिफॉर्म पहनता था। पिताजी बिहार पुलिस में थे, तो वहाँ से फिर वो बाद में बोकारो स्टील सिटी में सिक्योरिटी में आ गए। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर थे बोकारो में, सेल में। तो यूनिफॉर्म तो हमने देखा था बचपन से ही, और एनसीसी में मेरा बहुत मन लगता था। मैं एनसीसी में अच्छा भी कर रहा था स्कूल में। कॉलेज में फिर ज्वाइन नहीं किया, और तो यूनिफॉर्म के साथ लगाव रहा। तो जब आईपीएस आया तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। हालांकि कोई भी सर्विस मिलती तो चले जाते। और सर, आज की डेट में जब एआई का दौर आया है, क्या लगता है हमारी पुलिसिंग ज़्यादा एआई इक्विप्ड होगी या क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे करेंगे? एआई तो टेक्नोलॉजी है, ये इंडिपेंडेंट है डिपार्टमेंट और पर्सन के। तो ये किसका कितना इंटरेस्ट है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर क्रिमिनल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उनको बढ़त मिलेगी, और अगर सरकार और पुलिस इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी, इसके जो भी नए नए चीज़ें आ रही हैं इसके रिलेटेड, उसको डे टू डे में अगर इस्तेमाल करेगी सरकार या पुलिस, तो पुलिस को बढ़त मिलेगी। लेकिन एक ख़तरा तो है, जैसे एआई आप जानते हैं कि ये एल्गोरिथम पे बेस्ड है। तो एल्गोरिथम का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक तो ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रोज़ के हिसाब से, तो उससे ऐसा बड़े साइंटिस्ट जो हैं इस फील्ड के, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, जेफरी हिंटन, जिनको 2024 का नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स का, तो उनका ऐसा कहना है कि एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि जब एल्गोरिथम अपना स्ट्रक्चर खुद बनाने लगेगा। अब वो स्ट्रक्चर का रूप क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमारा दिमाग आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सोचता है, और कभी कभी गलत चीज़ें भी सोचता है।
वो क्यों सोचता है, कैसे सोचता है, उसका कोई हमें लॉजिक नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वो है तो मशीन, लेकिन अभी उसका इतना सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है कि वो जो है एक दिमाग जैसे काम करता है, वो उसका एक प्रारूप बना देगा। तो ऐसा कहना है जिसका एक शब्द बोल सकते हैं कि मैन मशीन सिंगुलैरिटी। तो जैसे इंसान सोचता है वैसे ही मशीन सोचने लगेगा, और दोनों की सोच इतनी सिमिलर हो जाएगी कि वो एक जैसे लगेंगे। लेकिन ये कब आएगा ये स्टेज नहीं पता है, ऐसा मानना है, ये एक कन्विक्शन है लोगों का, बिलीफ है जो साइंटिस्ट हैं उनका। तो ये स्ट्रक्चर जब आएगा तो तंग तो करेगा ही। तंग वो तभी करेगा जब वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर हम उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम उसको तैयार करें और उसको इस तरह से तैयार करें कि वो लालच का विषय नहीं हो, अमीर बनने का विषय नहीं हो, वो मानवता की सेवा का विषय हो, और उस चीज़ पे केंद्रित करके जब हम एआई को विकसित करेंगे तो ये बहुत मदद करेगी हमें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है ना अनलिमिटेड है। ये इंसानी दिमाग से कई गुना ज़्यादा होने वाली है। अभी तो कम है, अभी इंसान इंटेलिजेंट है और मशीन कम इंटेलिजेंट है, लेकिन एक समय आएगा जब इंसान के द्वारा बनाया गया मशीन इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और कभी लगेगा कि इसी पे अटैक कर दिया जाए। कह नहीं सकते, क्योंकि होता है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है शरीर के अंदर, वो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को ही अटैक करता है। तो हो सकता है कि मशीन जो है खुद को भी हार्म कर सकता है, और जैसे इंसानी जो चीज़ें हैं उसको भी नुकसान कर सकता है। आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो नया जनरेशन का यूथ है? आज के युवा देश के प्रति अपना प्रेम बनाकर रखें, अपने आप को बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलता है, और आजकल की टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लें, और अपने आप को बहुत ही संयमित अच्छे तरीके से देश प्रेम की भावना से अपने आप को आगे लेकर चलें, भाईचारा रखें और एक दूसरे से अच्छा संबंध रखें, एक दूसरे के प्रति आदर रखें। ये बड़ा ज़रूरी है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्स डीजीपी कर्नाटका आईपीएस अमर कुमार पांडे जी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास आपके जहन में एआई, उसके चैलेंजेज और पुलिसिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे दोबारा सर से बात करने की और आपके सवाल को लेने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हमारे पॉडकास्ट में समय देने के लिए।